माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पहले ऐसे बीएड कैंडिडेट जो कि अपॉइंटेड हो चुके हैं एज ए असिस्टेंट प्राइमरी टीचर, उन सबकी जॉब पर इस समय खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया है छठे चरण से लगभग 20-22 हज़ार बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मामला सुनवाई चल रहा है और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसले को रिजर्व कर लिया है। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा इस मामले को हाईकोर्ट में ना सुनवाई करा करके डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट गई है, जहां पर श्री देवेश शर्मा जी की याचिका, जिस पर 11 अगस्त 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट के क्लेरिफिकेशन को लेकर के कि ऐसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले, उनके अपॉइंटमेंट को क्या ख़त्म किया जा सकता है, क्या उनके अपॉइंटमेंट को किसी बीच के रास्ते से नहीं बचाया जा सकता। इन सभी क्लेरिफिकेशन को लेकर के, क्योंकि जो 11 अगस्त का जजमेंट था वो साइलेंट था उन रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर जो कि ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके हैं 11 अगस्त के डेट से पहले। तो इन सब को लेकर के क्लेरिफिकेशन पर कल 13 मार्च 2024 को सुनवाई हुई थी, जिसका कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। क्या कुछ कोर्ट ने कहा है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप एक बीएड कैंडिडेट हैं और डीएलएड कैंडिडेट हैं, और खास करके उन राज्यों के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि 69,000 की शिक्षक भर्ती से संबंधित मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका पेंडिंग है। और उत्तराखंड के लिए, जहां पर अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने बीएड कैंडिडेट को बाहर किया है, और सबसे महत्वपूर्ण बिहार राज्य के लिए, जहां पर छठे चरण से 20-22 हज़ार बीएड कैंडिडेट को हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर बाहर कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप फाइनेंस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिस पर फाइनेंस की बातें होती है, डेडिकेटेड चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को पॉज करिए और आप अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे वीडियो में आगे बात करते हैं। स्क्रीन पर आप कोर्ट ऑर्डर की कॉपी देख पा रहे होंगे। ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की स्पेशल बेंच बैठी थी इसी क्लेरिफिकेशन को लेकर के, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। देखिए यहाँ पर जो मामला था उसको फिर से लिस्ट किया गया है सुने जाने के लिए 1 अप्रैल 2024 को दोपहर के 2 बजे, और उस तिथि पर जो केंद्र सरकार है उससे 2 पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े मांगे हैं। अब ये 2 पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट ये पूछा गया है कि वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के लिए देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्राथमिक विद्यालयों में कितनी रिक्तियां हैं या होने की संभावना है, जिनका विज्ञापन किया जाना अभी बाकी है। अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा, प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र सरकार, चूंकि जो हमारे देश में आरटी एक्ट लागू है, कक्षा 1 से 8 तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है एक्ट के माध्यम से 2009 जो आरटी एक्ट है उसके माध्यम से, तो इसमें जो पैसे खर्च होते हैं उसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट देती है। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष पीआईबी की रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें जो शिक्षा विभाग होता है राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, मतलब शिक्षा मंत्रालय, वह आपस में एक बैठक करते हैं और प्रत्येक राज्य के लिए कितना फंड एलोकेट किया जाएगा, कितने टीचर्स हैं, कितने सैंक्शन पोस्ट हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, उन सब का एक ब्यौरा तैयार किया जाता है, एक फाइल तैयार किया जाता है, जो कि केंद्र सरकार के पास आंकड़ा होता है कि कितने पर्टिकुलर किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सैंक्शन पोस्ट हैं, कितने टीचर वर्किंग हैं और कितने पोस्ट खाली हैं। इसी वजह से ये आंकड़ा केंद्र सरकार से मांगा गया है, राज्य से नहीं मांगा गया, क्योंकि केंद्र सरकार के पास सभी राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का इस प्रकार का आंकड़ा है। तो सबसे पहले तो ये आंकड़ा मांगा गया कि 2023-24 और 24-25 को लेकर के कुल कितने प्राइमरी और अपर प्राइमरी के पद खाली हैं, जो कि अभी एडवर्टाइज किए जाने हैं या फिर किए जा सकते हैं, दोनों के बारे में पूछा गया। ठीक है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा गया है कि क्या ब्रिज कोर्स संचालित है, जिसके माध्यम से बीएड उम्मीदवार जिन्हें इस कोर्ट के 11 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले से पहले नियुक्त किया गया था, वे खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं, जो उनकी योग्यता को डीएलएड के बराबर ले जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रही है कि क्या इस समय देश में कोई इस प्रकार की संस्था है जो कि 6 माह का बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराने के लिए एक तरीके से ऑथराइज की गई है, एनसीटी अप्रूव्ड संस्था है। जब ये मामला सुनवाई चल रहा था, कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार की चीज़ें हुई थी, जिस पर जो डीएलएड के वकील थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था कि हमने इससे संबंधित एक आरटीआई
एनसीटी से ये जानने के लिए लगाया था कि क्या इस प्रकार की कोई संस्था है, तो उन्होंने आरटीआई में ये जवाब दिया कि इस प्रकार की कोई भी एनसीटी अप्रूव्ड इस समय संस्था नहीं है। लेकिन उनके ऑब्जेक्शन को खारिज करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से ये जानना चाहती है कि इस समय की परिस्थिति क्या है, क्या इस प्रकार की कोई परिस्थिति है। अब यहाँ से डीएलएड कैंडिडेट के मन में कहीं ना कहीं डर जरूर पनपना लाजमी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार से पूछना, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। देखिए, आपको ये समझना होगा कि जो हमारे संविधान की रूपरेखा है उसके हिसाब से क्या सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को जो कि पहले रखी है, क्या उसको ओवर रूल कर सकती है, मतलब कि अपने ही डिसीजन को क्या बदला जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो पटना हाईकोर्ट ने क्या बोला था, पटना हाईकोर्ट ने ये बोला कि चूंकि हम भारतीय संविधान से बने हुए हैं और आर्टिकल में ये पॉइंट मेंशन है कि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बंधी हुई है। अब चूंकि पटना में जो छठे चरण की शिक्षक भर्ती हुई थी वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। सब्जेक्ट टू आउटकम होने की वजह से, सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब क्या होता है पहले इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है और वहीं सेम मैटर, सिमिलर मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो हाईकोर्ट उस पर कोई भी सुनवाई नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हाईकोर्ट के पास पावर नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल करे या फिर उसे बदल दे। तो सुप्रीम कोर्ट जब जो डिसीजन देती है उसी को हाईकोर्ट लागू कर देता है। अब चूंकि हाईकोर्ट क्यों उस मामले को डिसाइड नहीं कर रही थी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, यानी हाईकोर्ट के हाथ बंधे हुए थे। अब ऐसे कैंडिडेट जो कि हाईकोर्ट में केस लेकर के गए थे, अब वो चूंकि कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हाईकोर्ट उस पर सुनवाई ही नहीं करेगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट जो ऑलरेडी डिसीजन दे चुकी है, अगर वो चाहे तो उनके पास पावर है कि अपने पुराने जजमेंट में कुछ वो परिवर्तन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पटना हाई कोर्ट ने तो सीधे तौर पर डिसीजन दे दिया कि हम ऐसे बीएड कैंडिडेट को राहत नहीं दे सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, और वो बीएड कैंडिडेट को बाहर कर देती है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अगर आप देखेंगे तो मामले की सुनवाई करते हुए फैसले को रिजर्व कर लिया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में देखेंगे तो हाईकोर्ट ने अभी कोई भी डिसीजन नहीं दिया था, उससे पहले स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के चली जाती है। उत्तर प्रदेश का मामला देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले की एक याचिका श्री गुड्डू सिंह जी के नाम से जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो अगर लॉ के बेस पर देखेंगे तो लॉ के बेस पर तो ये कहता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो कि दोनों भर्तियां ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम है, तो लॉ के बेस पर अगर आप देखेंगे, मेरिट के बेस पर देखेंगे तो मेरिट तो ऑलरेडी 11 अगस्त 2023 को डिसाइड हो चुका है। लॉ के बेस पर देखेंगे तो भारतीय संविधान ये कहता है कि अगर भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो उस पर लागू हो जाएगा। क्योंकि आपको ये समझना है कि हाईकोर्ट उस मामले पर सुनवाई करके फैसला दे देती, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। तो लॉ तो ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट टू आउटकम है तो उस पर डायरेक्टली 11 अगस्त 2023 का फैसला लागू हो जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये स्पेशल पावर है कि अगर भर्ती भले ही ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम क्यों ना है, उसमें भी बीएड कैंडिडेट को राहत दिया जा सकता है। और उसी पावर का प्रयोग करते हुए ये कुछ आंकड़े उन्होंने पूछे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इससे पहले सिमिलर प्रेयर भी किया गया था। अगर आप देखेंगे श्री अर्णब घोष जी की याचिका, तो वहां पर क्या था कि यही प्रेयर किया गया था कि ऐसी भर्तियां जो कि ऑलरेडी एडवर्टाइज की जा चुकी हैं, उन भर्तियों में बीएड अभ्यर्थियों को राहत दिया जाए। साथ ही साथ ये भी प्रेयर किया गया था कि जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं उनको भी राहत दिया जाए। उस पूरी याचिका को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। यानी सिमिलर मैटर पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है मैटर को, लेकिन अपने पुराने फैसले को लागू ना करके अगर वो चाहे तो नया फैसला दे सकती है। ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। अब यहाँ पर यही मेन कारण है जो कि डीएलएड कैंडिडेट इस समय डरे हुए हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने भले ही अपना डिसीजन सुरक्षित कर लिया है, अगर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट बीएड की तरफ सॉफ्ट डिसीजन देती है तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट छत्तीसगढ़ में भी पड़ सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये तो स्पेशली मध्य प्रदेश की ही याचिका चल रही है। और बिहार की बात करें तो अगर यहाँ से डिसीजन बीएड के फेवर में आता है तो पटना हाईकोर्ट का वो डिसीजन भी कहीं ना कहीं ओवर रूल हो जाएगा इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से। तो वहाँ पर भी बीएड कैंडिडेट, सेलेक्टेड कैंडिडेट को राहत मिल सकता है। अब ऐसे कैंडिडेट जो डीएलएड होंगे और सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने की वजह से हाईकोर्ट ने उनके मामले पर डिसीजन नहीं दिया, तो क्या उनके साथ अन्याय होगा? बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर लॉ के बेस पर अगर आप भारतीय संविधान को देखेंगे तो ये तो यही क्या होता है कि उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर बाद में जाकर के डिसीजन दिया। अब सुप्रीम कोर्ट उस पेंडिंग मामले पर कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अगर अपनाती है तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है और सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का यूज कर सकती है। इसीलिए इनके द्वारा दो आंकड़े पूछे गए हैं कि
अभी इस समय देश में कितने पद रिक्त हैं, और दूसरा क्या ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं, भले ही वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम क्यों ना थी, अगर अपॉइंटेड हैं तो क्या इस प्रकार का कोई ब्रिज कोर्स कराने वाली संस्था है जिसके माध्यम से वह डीएलएड के समकक्ष आ सके। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर किस रूल के अंतर्गत ये कराया जाएगा, क्योंकि एनसीटी जो एकेडमिक अथॉरिटी है उनके रूल्स को ही फॉलो किया जाता है। अब उनका जो गजट नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी क्वैश हो चुका है 25 नवंबर 2021 को, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कभी भी जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाया, तो उस कंडीशन में ये मामला बीएड के अगर फेवर में जाएगा तो जाहिर सी बात है डीएलएड के जो वकील हैं वो इसका अपोज करेंगे इस बात को लेकर के कि आप ठीक है इनको राहत देना चाहते हैं, लेकिन अभी देखिए मैटर डिसाइड नहीं हुआ है, अभी किसी के भी पक्ष में मैटर नहीं गया है। लेकिन इन दो आंकड़ों को पूछने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अगर पहले जिस प्रकार से अर्नब घोष जी की याचिका खारिज हुई थी, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो डायरेक्टली कल के डेट में इस याचिका को खारिज कर सकती थी। लेकिन इस प्रकार के आंकड़े पूछने का मतलब कि कहीं ना कहीं बीएड को लेकर के उनका सॉफ्ट रुख सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से जो डीएलएड वाले वकील हैं, डीएलएड की तरफ से जो वकील हैं, जाहिर सी बात है उनके भी हितों की रक्षा करने के लिए उनके भी हितों का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो भी अपॉइंट हो जाएंगे अगर बीएड कैंडिडेट यहाँ से बाहर होते हैं तो वो भी इस बात को रखेंगे, क्योंकि फैसला भले ही आप सुप्रीम कोर्ट को देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई ऐसा फैसला नहीं दे सकती जो कि रूल के खिलाफ जा रहा हो। तो रूल्स के हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट भी अपने जजमेंट को जस्टिफाई करती है कि किस आधार पर ये जजमेंट लिख रहे हैं। तो वहाँ पर फिर से ये चीज़ें हो जाएंगी कि अगर आप बीएड को ब्रिज कोर्स करा रहे हैं तो किस रूल के अंतर्गत कराएंगे। तो फिर ये मामला आएगा कि यहाँ पर चूंकि जो गजट नोटिफिकेशन था वो तो ऑलरेडी क्वैश हो चुका है, और क्वैश कब हुआ 25 नवंबर 2021 से। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की अगर आप भर्ती देखेंगे, मध्य प्रदेश की भर्ती देखेंगे तो उसका एडवर्टीजमेंट 2 बार एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था, जो कि 2022 में ये सभी चीज़ें जाकर के प्रक्रिया में हुई थी। कल के कोर्ट और कल के हियरिंग में अगर आप देखेंगे तो मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने 2022 का जिक्र किया था, अक्टूबर और नवंबर का जिक्र किया था। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ का मैटर तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। छत्तीसगढ़ वाले मामले में देखेंगे तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है कि 11 अगस्त से पहले ऐसे कितने अपॉइंटेड कैंडिडेट हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो अपॉइंटमेंट मिला है वो 11 अगस्त 2023 के बाद मिला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ वाला मामला तो एक तरीके से आप क्लियर ही समझिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे अपॉइंटेड कैंडिडेट की बात कर रही है जो कि 11 अगस्त से पहले अपॉइंटेड है, और छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त के बाद अपॉइंटमेंट हुआ है। बिहार की बात करें तो मध्य प्रदेश और बिहार अब एक तरीके से सिमिलर मैटर दिख रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ मामला अलग हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का मामला बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले मामले में अगर आप देखेंगे तो इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वह 25 नवंबर 2021 से पहले हुआ है, 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुआ है। तो यहाँ का तो मैटर बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि उस समय वो लीगल पोजीशन में था। 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था। तो उत्तर प्रदेश के मामले को ना तो आप मध्य प्रदेश से, ना तो बिहार से, और ना ही बिहार से कंपेयर कर सकते हैं। ये मामला बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में भर्ती कंप्लीट हुई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतिम आदेश के आधार पर हुई थी, तब उस समय लीगल पोजीशन में था जो गजट नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अब केंद्र सरकार को अपना आंसर काउंटर फाइल करना है इन 2 पॉइंट्स को लेकर के कि क्या इस समय देश में कोई ऐसी संस्था है। हालांकि अगर जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी उस समय तक एनसीटी से जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा था कि इस प्रकार की कोई भी संस्था नहीं है। तो उसके बाद से एनसीटी ने किसी भी संस्था को 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने के लिए ऑथराइज नहीं किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार का यही जवाब आएगा। लेकिन केंद्र सरकार ऐसे कैंडिडेट को बचाने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार अगर आप देखेंगे तो जब श्री देवेश शर्मा जी की याचिका चल रही थी उस समय वह बीएड के फेवर में पैरवी कर रहे थे। अब यहाँ से एक सॉफ्ट कॉर्नर ये निकल करके आएगा कि केंद्र सरकार उनके फेवर में जरूर पैरवी करना चाहेगी कि भले ही हमारे देश में इस समय इस प्रकार की संस्था नहीं है जो कि 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराए, लेकिन हम जल्द से जल्द ऐसी संस्थाओं के लिए एनसीटी के माध्यम से अप्रूवल ले सकते हैं। तो इस माध्यम से, चूंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कुल कितने अपॉइंटेड कैंडिडेट हैं, तो मध्य प्रदेश से ही लगभग 11 - 11.5 हज़ार कैंडिडेट की बात आ रही है, बिहार से लगभग 20-22 हज़ार कैंडिडेट हैं, इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी हो सकते हैं। तो इतने बड़ी संख्या को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं बीएड कैंडिडेट के लिए इस सॉफ्ट रुख अपनाया हुआ है। अब यहाँ पर केंद्र सरकार निश्चित तौर पर बीएड कैंडिडेट के फेवर में जाना चाहेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो बीएड के फेवर में पैरवी कर चुकी है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आंसर काउंटर फाइल किया जा सकता है
सकता है, भले ही हमारे देश में अभी इस समय संस्था नहीं है, लेकिन हम एनसीटी की मदद से ऐसी संस्थाओं को ऑथराइज करेंगे जो कि 6 माह का ब्रिज कोर्स कराए बीएड सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए। अब देखना होगा कि 1 अप्रैल 2024 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जिनका मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग था और सब्जेक्ट टू आउटकम था, अब यहाँ पर न्याय की लड़ाई में कौन भारी पड़ता है और किसकी जीत होती है, ये 1 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करने वाली है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।